स्वागत है आपका स्कूल राज थ्योरी में। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं कक्षा 8 की भूगोल का दूसरा अध्याय भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन। तो चलिए आरंभ करते हैं। तंजानिया जो कि अफ्रीका का एक छोटा सा गांव है, वहाँ पर मामा नाम की एक लड़की है। वह पानी के लिए प्रातः शीघ्र उठती है, उसे दूर तक जाना पड़ता है और कुछ घंटों बाद लौटती है। इसके उपरांत वह घर के कार्यों में अपनी माँ की मदद करती है और अपने भाइयों की बकरियों की देखभाल में मदद करती है। उसके पूरे परिवार के पास एक छोटी झोंपड़ी है और एक चट्टानी भूमि है। मामा के पिता कठिन परिश्रम के बाद भी कुछ ही मक्का और सेम उगा पाते हैं, फिर भी वह उनके लिए पर्याप्त नहीं है। दूसरी ओर पीटर जो न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है, जहां उसका परिवार ऊन प्रक्रमण करने के कारखाने चलाता है। प्रतिदिन वह जब स्कूल से लौटता है तो पीटर अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। उनका भेड़ों का बाड़ा है और कुछ दूर पहाड़ियों के में लगे हुए विस्तृत मैदान के स्थित है। यहाँ नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंध किया जाता है। पीटर का परिवार जैविक कृषि द्वारा सब्जियां उगाता है। माम्बा और पीटर विश्व के दो विभिन्न स्थानों में रहते हैं और उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। जहाँ यह विभिन्नता भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग की विभिन्नता के कारण है। इन स्थानों को एक दूसरे से विभिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता है। क्या आप जानते हैं विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग में रहती है। शेष 70% भूमि पर या तो विरल जनसंख्या है या निर्जन है। ठीक है, हमने ऊपर क्या सीखा कि दो विभिन्नताएं हमने देखी। एक तो अफ्रीका में जहाँ उन्हें रहने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है, वहीं पीटर जो न्यूजीलैंड में रहता है वह औद्योगिकी की मदद से काफ़ी ज़्यादा अच्छी परवरिश कर पा रहा है। भूमि, सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत को भी सभी भाग आवास योग्य नहीं है। मुख्यतः भूमि और जलवायु के विभिन्न विभिन्न लक्षणों के कारण विश्व की विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया गया है। उबड़ खाबड़, स्थलाकृति, पर्वतों की तीव्र ढाल, जलाक्रांत, संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र व सघन सामान्यतः विरल अथवा निर्जन है। उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसलिए यह स्थान विश्व के सबसे सघन बसे हुए हैं। भूमि उपयोग, भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि कृषि, वानिकी, खनन, सड़क, उद्योग की स्थापना। साधारणतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं। ठीक है, क्या आप माम्बा और पीटर के परिवारों के भूमि उपयोग की विभिन्न तरीकों की सूची बना सकते हैं? हमने ऊपर पढ़ी, आप बना सकते हैं। ये देखते हैं, ऑस्ट्रिया में स्लाम्सबर्ग की तस्वीर है। इस चित्र में आप भूमि के कितने उपयोग की पहचान कर सकते हैं। देखिए, कृषि भी हो रही है, रहने के लिए उपयोग में ले रहे हैं, सड़कें भी हैं, औद्योगिक कारखाने भी हैं। सारणी 2.1 है, चयनित देशों में भूमि का उपयोग बताया गया है कि ऑस्ट्रिया में कितनी फसल भूमि 6%, चारागाह 56% है, वन 14% है, अन्य उपयोग 24 है। इसी प्रकार भारत में देखते हैं 57% फसल भूमि है, चारागाह 4% है, वन 22% है और अन्य उपयोग 17% है। ऊपर दी गई सारणी की अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। उन देशों का नाम बताइए जिसमें फसल भूमि, वन, चारागाह और अन्य उपयोग के लिए भूमि का प्रतिशत सबसे अधिक है। और इन देशों की भूमि उपयोग के प्रतिरूपों और संभावित आर्थिक क्रियाओं में आप किस प्रकार से संबंध स्थापित कर सकते हैं, या आप कर सकते हैं ऊपर सूची देख के। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे कि स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या, प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। भूमि का उपयोग भौतिक
कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। मानवीय कारक भी हैं, जैसे कि जनसंख्या व प्रौद्योगिकी। निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में के आधार पर भूमि को बांटा जा सकता है। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है। सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फल, नट, औषधीय बूटियां एकत्रित करना। ठीक है, इन सामुदायिक भूमि में भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने व नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। आज भूमि उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। आओ कुछ करके सीखें। अपने घर या पड़ोस में कुछ बुजुर्ग व्यक्तियों से बात करके पिछले कुछ वर्षों में हुए भूमि उपयोग परिवर्तन के विषय में सूची एकत्रित करनी है और बतानी है। ये हम देखते हैं भूमि उपयोग के में समय समय के अनुसार परिवर्तन। पहले चित्र में आप देख रहे हैं बिल्कुल एक गांव की तस्वीर है, जहाँ पर झोंपड़ियाँ बनी हुई हैं और हाथों से हल चला रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अब ट्रैक्टर आ गए हैं, पक्के मकान बन गए हैं। तीसरी ओर फसल कम होती जा रही है और लोग संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, सड़कें बन गई हैं। ठीक है, और चौथी तस्वीर है जिसमें अब पूरा मेट्रो सिटी बन गई है, फसलों की जगह पार्क बन गए हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई हैं। ठीक है, वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए मुख्य खतरा है। भूमि संसाधन का संरक्षण। बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांग के कारण वन भूमि व कृषि योग्य भूमि का बड़ा पैमाने पर विनाश हुआ है। इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। वन रोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग तथा अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ सामान्य तरीके हैं। भूमि संरक्षण के कुछ सामान्य तरीके कौन कौन से हो गए? वन रोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशक और उर्वरकों के विनियमित उपयोग तथा अतिचारण पर रोक लगाना। ठीक है, ऊपर देखते हैं भूस्खलन। भूस्खलन को सामान्य रूप से सैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहत संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। वे प्राय भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। लंबे समय तक भारी वर्षा होने के कारण भूस्खलन होता है। यही नदी के प्रवाह को कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देता है। नदी अवरुद्धता के कारण अचानक फूट पड़ने से निचले घाटियों में आवास करने वाले जो आवासी होते हैं वे विध्वंस हो जाता है। और पहाड़ी भूभाग में भूस्खलन एक मुख्य व विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है जो प्राय जीवन और संपत्ति को आघात पहुंचाती है और चिंता का एक मुख्य विषय है। एक वस्तुस्थिति अध्ययन है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में रेकोंगपिओ के निकट पंजी गांव में बड़े भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 22 की पुरानी हिंदुस्तान तिब्बती सड़क का 20 मीटर तक का भाग नष्ट हो गया। यह भूस्खलन पंजी गांव में तीव्र विस्फोटन द्वारा हुआ। विस्फोटन का कारण ढाल का कमजोर क्षेत्र नीचे गिर गया। इसके कारण सड़क और गांव के आसपास के क्षेत्र को क्षति पहुंची व पंजी गांव को किसी संभावित मानव विनाश से बचाने के लिए पूर्ण रूप से खाली करा दिया गया था। न्यूनीकरण क्रियाविधि। वैज्ञानिक प्रविधियां के विकास से हमें समझाने की शक्ति मिली है कि भूस्खलन उत्पन्न होने के कारण कौन कौन से हैं और इसका प्रबंध कैसे कर सकते हैं। भूस्खलन रोकने की कुछ प्रविधियां निम्न हैं। भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर इसमें प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करें और इस प्रकार
इन क्षेत्रों का आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है। भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण करें व भूस्खलन को रोकने के लिए सबसे प्रभावी तरीका है वनस्पति आवरण का वृद्धि। सटीक अपवाह तथा झरना प्रवाहों के साथ साथ भूस्खलन की गतिविधियां को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय कार्यान्वित किए गए हैं। मृदा पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कानों के जो आवरण होते हैं की पतली परत मृदा कहलाती है। मृदा क्या कहलाती है? पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत क्या कहलाती है? मृदा कहलाती है। यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई होती है। ठीक है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। वह मृदा के निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिज व जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों का यह मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। देखिए 2.3 ऊपर क्या उग रहा है? ऊपर पौधे उग रहे हैं। नीचे क्या है? उसके नीचे ह्यूमस है और वनस्पतिक के साथ ऊपरी मृदा है। फिर क्या आ गई? बालू, गाद, क्ले या फिर उपमृदा। फिर नीचे क्या है? अपक्षय चट्टानें पदार्थ हैं। फिर जनक चट्टानें हैं। क्या आप जानते हैं केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है। मृदा जनक सेल, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म व खनिज मात्रा व पारगम्यता को निर्धारित करती है। मृदा क्या करती है? जनक सेल, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज की मात्रा व पारगम्यता को निर्धारित करती है। उच्चावाच, तुंगता और ढाल मृदा के संचय का निर्धारण करती है। वनस्पतिजात या प्राणीजात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करती है। समय मृदा परिक्षितिका की मोटाई व निश्चित करता है। वह जलवायु, तापमान, वर्षा व अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। मृदा निर्माण के प्रभावित करने वाले कारक हैं। कौन कौन से हैं हमने देखे अभी। मृदा निर्माण के कारक। मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक सेल का स्वरूप तथा जलव्यापिक कारक है। मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक सेल का स्वरूप और जलव्यापिक कारक है। ठीक है। मृदा निर्माण के अन्य कारक कौन कौन से हैं? स्थलाकृति, जैव पदार्थ की भूमिका व मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय। अलग अलग स्थानों में ये भिन्न भिन्न होता है। मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। मृदा अपरदन और छीनता मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारक से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वन्यमूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग, वर्षादोहन, भूस्खलन और बाढ़ है। मृदा संरक्षण की कुछ विधियां निम्न प्रकार की हैं। मिल्च बनाना। पौधों के बीज अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक जाती है। इससे मृदा की आर्द्रता रुक जाती है। वेदिका फार्म। ये तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इससे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन में कमी आती है। फिर है समोच्च रेखीय जुताई। एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखीय के समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते हुए जल के लिए प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। रक्षक मेखला। तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन की गति रोकने के लिए वृक्ष की कतार में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण से बचाया जा सके। समोच्च रेखीय रोधिकाएं। समोच्च रेखाओं पर रेदिकाओं
रोधिकाओं को बनाने के लिए पत्थर, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाई बनाई जाती है। क्रियाकलाप है, एक ही आकार के अ व ब 2 ट्रे लीजिए। इन ट्रे के अंत में 6 छेद करिए और इन्हें बराबर मात्रा में मृदा से भरिए और ट्रे की मृदा को खाली छोड़ दीजिए, जबकि बी ट्रे की में घास लगाइए। अब बी ट्रे की घास उगाकर कुछ ऊंचाई हो जाती है। अब दोनों ट्रे को ऐसे रखिए कि एक ढाल पर रहें और दोनों ट्रे में बराबर ऊंचाई से एक मग से जल डालिए। दोनों ट्रे के छिद्र से निकलने वाले पंकिल जल को 2 अलग अलग डिब्बों में एकत्र कीजिए और तुलना कीजिए कि कौन सी ट्रे से मृदा ज़्यादा भरी है। हम देखेंगे जिसमें हमने घास नहीं उगाई है उसमें ज़्यादा मृदा बहेगी, व जिसमें घास उगाई है उसमें कम मृदा बहेगी। इससे क्या पता लगता है कि हम पेड़ लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, वह मृदा के कटाव को रोकती है। फिर है चट्टान बांध। ये जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। ये नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। बीज की फसल उगाना। वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कटाई में लगाई जाती हैं। क्या आप जानते हैं वर्ष 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत 3850 घन किलोमीटर प्रति वर्ष थी, जो कि 2000 में बढ़कर 6000 घन प्रति किमी प्रति वर्ष से भी अधिक हो गई। जल एक महत्वपूर्ण नवीनीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है, इसलिए इसे जल ग्रह कहना उपयुक्त रहेगा। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों से प्रारंभ हुआ था। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग के ढके हुए हैं और विविध प्रकार के पौधे व जंतु को मदद करते हैं। महासागरों की जल लवणीय है व मानवीय उपयोग के लिए प्रयुक्त नहीं है। अलवण जल केवल 2.7% है। इसका 70% भाग बर्फ से ढका हुआ है, जैसे कि अंटार्कटिक, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। अपनी स्थिति के कारण यह मनुष्य की पहुँच के बाहर है। केवल 1% अलवण जल उपलब्ध है। ये मानव उपयोग के लिए प्रयुक्त है। ये भौमजल, नदियों और झील में पृष्ठीय जल के रूप में तथा भूमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। क्या आप जानते हैं एक टपकता नल एक वर्ष में 1200 लीटर जल व्यर्थ करता है। इसलिए जहाँ भी नल टपक रहा हो उसे आप बंद करें। अगर ख़राब हो रखा है तो चेंज कराएं ताकि हम जल को बचा सकें। इसलिए अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सकता है न ही घटाया जा सकता है। इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है, क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण और वहाँ की प्रक्रियाओं द्वारा महासागर, वायु, भूमि और पुणे महासागरों के चक्र द्वारा निरंतर गतिशील रहता है। जैसा कि आप जानते हैं इसे जल चक्र भी कहते हैं। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने व धुलाई में करता है, वरन उत्पादन की प्रक्रिया में भी करता है। जल कृषि, उद्योगों और बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने में भी उपयोग में लिया जाता है। जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण को रोकने, जल प्रदूषण के कारण अलवणीय जल की आपूर्ति में कमी के मुख्य कारक बढ़ती जनसंख्या है, भोजन, नकदी फसलों की बढ़ती मांग, बढ़ता नगरीकरण व बेहतर होता जीवन स्तर है। क्या आप जानते हैं, क्या आपने जल बाजार के बारे में सुना है? सौराष्ट्र प्रदेश में 1.25 लाख जनसंख्या वाले अमरेली शहर के पास तालुका से पानी खरीदने के लिए पूर्णतः निर्भर हैं। जल उपलब्धता की समस्याएं। विश्व की कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग हैं व उत्तरी पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग व संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया
अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहा है। वे ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित हैं जहां अक्सर सूखा पड़ता है। उनमें जलाभाव की अधिक समस्या बनी रहती है। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है, अथवा अति उपयोग और जल स्रोत के सुदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। जल संसाधनों का संरक्षण। आज के विश्व में शुद्ध और पर्याप्त जल स्रोतों का पहुंचना एक बड़ी समस्या हो गई है। इस क्षीण होते संसाधन के संरक्षण के लिए हमें कदम उठाने चाहिए। यद्यपि जल एक नवीकरणीय संसाधन है, तथापि इसका अति उपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देता है। अशोधित तथा आंशिक रूप से शोधित वाहित मल, कृषि रसायन का विसर्जन व जल निकायों में औद्योगिक बहिस्त्राव जल के मुख्य संदूषक हो सकते हैं। इनमें शामिल नाइट्रेट धातु व पीडिकनाशी जल को प्रदूषित करते हैं। इनमें से अधिकांश रसायन अजैव निम्नीकरणीय होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं और इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पूर्व बहिस्रावों को उपयुक्त विधि से संशोधित करके जल प्रदूषण पर नियंत्रण किया जा सकता है। वन व अन्य वनस्पति आवरण धारतीय प्रवाह को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। जल संग्रह पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है। जल संग्रहित पृष्ठीय प्रवाह बचाने के लिए दूसरी विधि है। जल का उपयोग खेतों की सिंचाई के लिए किया जाता है व जल रिसाव को कम करने के लिए नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकना चाहिए। इसके लिए हमें स्प्रिंकलर से सिंचाई करनी चाहिए ताकि वाष्पीकरण कम हो। वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि बहुत उपयोगी होती है। संरक्षण की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है। क्या आप जानते हैं, अपने घर की छत पर वर्षा जल एकत्र करके इस जल का संग्रहण करके विभिन्न उत्पादों उपयोग में लाना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। औसतन 2 घंटे वर्षा का एक दौर 8000 लीटर जल बचाने के लिए काफ़ी है। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। स्कूल के बच्चे हस्तशिल्प प्रदर्शनी में घूम रहे थे। प्रदर्शनी की वस्तुएं देश के विभिन्न भागों से एकत्र की गई हैं। मोना ने एक थैला हाथ में उठाया और उत्साह से कहा, यह एक सुंदर हैंडबैग है। अध्यापिका ने कहा, हाँ, यह जूट से बना है। क्या आप उन टोकरियों, दीप, छत्रों और कुर्सियों को देखते हैं? वे बेंत और बांस से बनी हैं। भारत के पूर्वी व उत्तरी पूर्वी आंध्र प्रदेशों में बांस की प्रचुर मात्रा मिलती है। जैसी रेशमी स्कार्फ देखकर उत्साहित हुई। यह खूबसूरत स्कार्फ देखा। अध्यापिका ने स्पष्ट किया कि रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता है और इस शहतूत के पेड़ों पर मिलता है। बच्चों को समझ में आ गया कि पौधों से हमें विभिन्न पदार्थ मिलते हैं जिनका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थलमंडल, जलमंडल व वायुमंडल के बीच जुड़े एक सक्रिय क्षेत्र में पाए जाते हैं और हमें जैवमंडल कहते हैं। जैवमंडल में सभी जीवित जातियाँ जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर परस्पर संबंधित निर्भर रहती हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को परितंत्र कहा जाता है। पारितंत्र कहते हैं जिस पर एक दूसरे पर सभी जातियाँ निर्भर करती हैं। वनस्पति और वन्य जीव बहुमूल्य संसाधन है। पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिससे हम सांस लेते हैं, फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं, वह रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं। हमें फल, लेटेक्स, तारपीन का तेल, गोंद, औषधीय पौधे, कागज प्रदान करते हैं जो आपके अध्ययन के लिए अत्यधिक आवश्यक हैं। पौधों की असंख्य उपयोग हैं, इनमें से आप कुछ और जोड़ सकते हैं। वन्य जीवन
के अंतर्गत जंतु, पशु, पक्षी, कीट, जलीय जीव रूप में आते हैं। उनसे हमें दूध, मांस, खाल, ऊन प्राप्त होती है। कीट जैसे मधुमक्खी हमें शहद देते हैं, फूलों का परागन में मदद करते हैं और परितंत्र में अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर करती है और अपघटकों के रूप में कार्य करती है। गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक है और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। इसलिए प्राणी चाहे बड़े हो या छोटे, सभी परितंत्र के लिए संतुलन बनाए रखने के लिए अनिवार्य हैं। प्राकृतिक वनस्पति का विवरण। वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। विश्व की वनस्पति के मुख्य कारक हैं के मुख्य प्रकारों को 4 वर्गों में रखा जा सकता है: वन, घास स्थल, गुल्म व टुंड्रा। भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विशाल वृक्ष उगाए जा सकते हैं। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है, वृक्षों की आकार व उनकी सघनता में कमी आती है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार के वृक्ष व घास उगती है, जिसमें विश्व के घास स्थल का निर्माण होता है। कम वर्षा वाले शुष्क क्षेत्रों में कटीली झाड़ियाँ उगती है व गुल्म उगते हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधों की जड़ें गहरी होती हैं व वाष्पोर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए उन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार होती हैं और मोम की तरह मोम सतह वाली होती है। शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मॉस व लाइकेन सम्मिलित हैं। वनों को उनकी पत्तियां गिराने के आधार पर प्राय सदाहरित व पर्णपाती वन के रूप में मुख्य वर्गीकृत किया गया है। सदाहरित वन उन्हें कहते हैं जिन वनों के वृक्ष सदाहरित वन उन्हें कहते हैं जिन वनों के वृक्ष वर्ष के किसी भी ऋतु में अपनी पत्तियां एक साथ नहीं गिराते हैं। वह पर्णहरित वन कैसे होते हैं? जिनमें वर्षा उत्सर्जन से होने वाली हानि को रोकने के लिए किसी विशेष ऋतु में अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं और यह वन विभिन्न अक्षांशों में इनकी स्थिति के आधार पर उष्ण कटिबंधीय तथा शीतोष्ण कटिबंधीयों में वर्गीकृत किए गए हैं। आप पिछली कक्षा में विभिन्न प्रकारों के वन, उनके वितरण और उनकी संबंधित प्राणी जीवन के बारे में विस्तार से पढ़ चुके हैं। पिछली 2 शताब्दियों में विश्व में जितने लोग थे इस समय उनसे कहीं अधिक है। बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए, फसलों को उगाने के लिए वनों के विशाल क्षेत्रों से वृक्ष काट दिए जाते हैं। विश्व भर वनों की आवरण तेजी से समाप्त हो रहा है और इस बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण के लिए तुरंत आवश्यक है। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण। वन हमारी संपदा है और पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करने के लिए और साथ ही परितंत्र को भी अनुरक्षित रखते हैं। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधे व जंतुओं प्राकृतिक आवास नष्ट हो चुके हैं। बहुत सी जातियां असुरक्षित व संकटापन्न हैं और कुछ लुप्त होने के कगार पर हैं। वनोन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावानल व भूस्खलन में से कुछ मानव निर्मित व प्राकृतिक कारक हैं जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। आज की मुख्य चिंताओं में से अनधिकार शिकार करने की संख्या का बढ़ना है, जिससे कुछ खास प्रजातियों की संख्याओं में कमी आई है। पशु खाल, चमड़ा, नाखून, दांत और पंखों के साथ साथ सींगों को एकत्रीकरण, गैरकानूनी व्यापार के लिए जंतु का अनधिकार शिकार किया जाता है। इनमें से कुछ जंतु चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बक, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शतरमुर्ग और मोर हैं। इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है। राष्ट्रीय उद्यान
वन्यजीव अभ्यारण्य जैव मंडल नीचिए व हमारी प्राकृतिक वनस्पति व वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। संकरी घाटियाँ झील व आर्द्र भूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है। यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या का भाग न किया जाए तो पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों से अनेक प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों में उथल पुथल कर दी है और उन अनेक पक्षी व जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार के कारण ये विलुप्त हो गए हैं या विलुप्त होने के कगार पर हैं। प्रादेशिक व सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम जैसे सामाजिक वानिकी वन महोत्सव को प्रोत्साहित करना चाहिए। स्कूल के बच्चों को पक्षी देखने प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे विविध जातियों के निवास में का अवलोकन कर सकें। बहुत से देशों ने कानून बना दिए हैं कि पक्षियों व पशुओं को मारना व उनमें व्यापार करना गैरकानूनी है। भारत में शेर, चीते, हिरन, भारतीय सारंग व मोर मारने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CITES द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फेनो एंड फ्लोरा की स्थापना की गई है, जिसने प्राणियों और पक्षियों की अनेक प्रजातियों की सूची तैयार की है। इस सूची में दिए गए सभी पक्षियों और प्राणियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है व पौधों और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का एक नैतिक कर्तव्य बन गया है। शब्दावली देखते हैं। जैव मंडल नीचिए ये एक वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े लक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। क्या आप जानते हैं CITES जो संकरग्रस्त प्राणियों के लिए वनस्पति में अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट है, परिपेटी है, सरकारों के बीच में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणी व पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को खतरा ना हो। मोटे तौर पर पशुओं की 5000 जातियां हैं व पौधों की 28,000 जातियों को रक्षित किया गया है। भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, प्रवाल, ऑर्किड और एलो कुछ उदाहरण हैं। अब हम इनके अभ्यास देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी 2 मुख्य जलवायु कारक कौन से हैं? जनक सेल का स्वरूप व जल व्यापिक कारक 2 मुख्य मृदा निर्माण के मुख्य कारक हैं। कौन कौन से? जनक सेल का स्वरूप व जल व्यापिक कारक। दूसरा है, भूमि निम्नीकरण के 2 कारण बताइए। कौन कौन से कारण हो जाएंगे? कृषि और निर्माण संबंधित गतिविधियां जो भूमि निम्नीकरण के कारक हैं, कृषि व निर्माण संबंधी गतिविधियां। तीसरा प्रश्न है, भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है? भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है, जिसका सभी भाग आवास योग्य नहीं है। उबड़ खाबड़ स्थलाकृति व पर्वतों की तीव्र ढाल व जलाक्रांत संभावित निम्न क्षेत्र जो कि मरुस्थलीय क्षेत्र, सघन वन क्षेत्र हैं, सामान्यतः विरल अथवा निर्जन है। भूमि का उपयोग कृषि, वानिकी, खनन, सड़क, उद्योग की स्थापना करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसी कारण से ये महत्वपूर्ण संसाधन है। किन्हीं 2 सोपानों का नाम बताइए जिन्हें सरकार ने पौधों व प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया है। पहला है CITES जो कि क्या है? द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वर्ल्ड फौना एंड फ्लोरा। ये सरकार द्वारा स्थापित पौधे संरक्षण की आरंभिक इकाई है। जल संरक्षण के 3 तरीके बताइए। पहला है जल का संग्रह, खेतों को सिंचित करने के लिए नहरों को ठीक से पक्का करना, व रिसाव व वाष्पीकरण से होने वाली जो जल से नुकसान है उसको रोकने के लिए स्प्रिंकलर व सिंचाई करना। ठीक है।
इसमें से क्या करना है हमें, अब सही उत्तर को चिन्हित करना है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है? कौन सा नहीं है इनमें से? मृदा का गठन। निम्नलिखित में से कौन सी तीव्र ढील ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कारण है? कौन सा हो जाएगा? वैदिका कृषि। निम्नलिखित में से कौन से प्राकृतिक के संरक्षण के अनुकूल नहीं है? कौन सा नहीं है? खरीदारी के बाद पॉलीपैक को नष्ट कर देना चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित को मिलान करें। मिलान करना है हमें अब। पहला है भूमि उपयोग। भूमि उपयोग का क्या हो जाएगा? भूमि का उत्पादनकारी उपयोग। ह्यूमस क्या हो जाए? ह्यूमस एक मृदा की ऊपरी निष्पेषित जैव परत होती है। चट्टान बांध। चट्टान बांध क्या होता है? मृदा अपरदन को रोकने के लिए करते हैं हम। फिर है जैव मंडल। जैव मंडल क्या होता है? फिर है कृषि योग्य भूमि। कृषि योग्य भूमि कौन सी होती है? कृषि के लिए उपयोग में ली जाने वाली भूमि। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य व असत्य बताना है हमें। कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है? पहला है, भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान अत्यधिक आबाद प्रदेश है। सत्य है। अगला है, भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता में कमी हो रही है। असत्य है। यह सत्य है। तटीय क्षेत्रों में पवनों की गति को रोकने के लिए वृक्षा कतार में लगाए जाते हैं, जिससे बीज की फसल उगाना भी कहते हैं। असत्य है ये। अगला है, मानवीय हस्तक्षेप और जलवायु परिवर्तनीय परितंत्र का व्यवस्थित रखा जाता है। सत्य है। ठीक है, अभी क्रियाकलाप है, यह आप कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपने भूगोल का पहला अध्याय नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम इसी प्रकार पढ़ते रहें। धन्यवाद।